हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल लर्न विद चाहत। तो जैसा कि आप थंबनेल देख सकते हैं, आज हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस बुक 2 का चैप्टर नंबर 3। इस पूरे के पूरे चैप्टर को हम 20 मिनट्स के आसपास कंप्लीट कर देंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको सारी अपडेट्स और फ्री पीडीएफ नोट्स मिलते रहें। इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे वहाँ पर अपने डाउट्स जो हैं वो पूछ सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है ना, इसमें हम सबसे पहले उड़ीसा की एक स्टोरी करेंगे, फिर बॉम्बे प्लान देखेंगे, देन हम 5 ईयर प्लान्स जो हैं उनको देखेंगे, फिर केरला का मॉडल देखेंगे और देन योजना आयोग और नीति आयोग को देखेंगे। तो इस पूरी की पूरी वीडियो में ना मैं आपको वो सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करवाने वाली हूँ जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपके पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखने का अभी टाइम नहीं है तो आप इस वीडियो को देख के जा सकते हैं। यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, प्लस जो जिन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आया है उन टॉपिक्स को भी आप समझ लेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है उड़ीसा की एक स्टोरी से, जहाँ पॉस्को प्लांट लगना होता है। तो ये जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा, इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा लोह अयस्क है, लोह अयस्क है, इसमें आयरन ओर्स है। यानी कि यहाँ से हम स्टील बना सकते हैं, स्टील इस्पात बना सकते हैं। कार्बन और जब हम आयरन को जोड़ते हैं, उनके बीच में रिएक्शन करवाते हैं तो जाके स्टील बन जाता है। ओके, उनको मिलाकर स्टील बन जाता है। इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है 10th में, आप बस इस बात को समझिए। तो उड़ीसा में लोहे की खदानें बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से वो दुनिया की नज़र में आ जाता है। और ऐसे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माता और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माता के साथ सहमति पत्र पर एमओयू पर हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है जी, ओके, हस्ताक्षर हो गए। और फिर उसके बाद आप ये समझिए कि उड़ीसा में क्या है, लोह अयस्क है, यानी यहाँ पे क्या है, लोहे की खदानें हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए बाहरी इंटरवेंशन यहाँ पे बढ़ता है। अब जो सरकार है, हमारी सरकार भी मान जाती है इस बात पे, वो सहमति पत्र पे हस्ताक्षर कर देती है कि हाँ जी आओ, आप यहाँ पे लगाइए, अपनी कंपनी लगाइए, अपना सब कुछ कीजिए। ठीक है, तो सरकार का नज़रिया यहाँ पे क्या है कि राज्य को क्या मिलेगा, ज़रूरी पूंजी निवेश मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज आएगा यहाँ पे, और क्या होएगा, यहाँ पे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को। तो सरकार का तो नज़रिया ये है कि भाई जब ऐसा होगा तो क्या होएगा भाई, हमारे देश का विकास होगा। वहीं इसका नुकसान क्या है भाई कि आदिवासियों का जो घर है, जो जीविका है, उनका रहने सहने का तरीका है, उनके जो जंगल है वो उजड़ जाएंगे। ठीक है, और क्या होएगा, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो पर्यावरणविद हैं, उनको लगता है कि भाई इससे क्या होएगा, इससे तो पर्यावरण प्रदूषित होगा। तो ये जो स्टोरी अभी तक हमने देखी, इसमें हमें समझ में आया ज़रूरी नहीं है कि जो विकास एक इंसान के लिए विकास हो, ज़रूरी नहीं है वो किसी दूसरे इंसान के लिए भी विकास हो ही। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि भाई सरकार का क्या नज़रिया था कि भाई इससे क्या होएगा, पूंजी निवेश बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को, लेकिन भाई आदिवासियों के जो जंगल, जो उनका घर है, जहाँ पे वो रहते हैं, वो सब तो उजड़ जाएगा, वहीं एनवायरनमेंट भी पॉल्यूट होता। तो ये हमने देखा इसमें। अब आगे चलते हैं। आगे हम देख रहे हैं बॉम्बे प्लान, इससे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसे आप करके ज़रूर जाइएगा। अगर आप इतना लिख कर आते हैं तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। ये बॉम्बे प्लान जो था, ये आया था 1944 में, और ये एक आर्थिक योजना थी। इसमें क्या था, कुछ प्रमुख उद्योगपति इकट्ठे हुए थे और उन्होंने ये प्लान प्रस्तुत किया था। इसका उद्देश्य क्या था कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। तो सरकार को क्या करना था, औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश में बड़े बड़े कदम उठाने थे। वैसे हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो उतना ज़्यादा लाइक नहीं करते गवर्नमेंट को, बट यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये लोग चाहते थे कि सरकार जो है वो औद्योगिक क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। आगे चलते हैं। अब आगे जो है आपका, वो है 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। अब ये जो 5 ईयर प्लान है ना,
ये कहाँ से लिया गया था? यूएसएसआर से लिया गया था, रशिया से लिया गया था। अच्छा, एक आपका ना योजना आयोग भी आया था। योजना आयोग आया था, ये आया था 1950 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो उसके कुछ साल बाद योजना आयोग होता है, उसका काम क्या था? पंचवर्षीय योजना बनाना उसका काम था। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना आती है, दूसरी आती है, तीसरी भी आती है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं चौथी आते आते तो क्या होता है, उस टाइम पे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है इंडिया की। तो मेनली आप इतना पढ़ेंगे, इसमें आपके चैप्टर में इतना दिया है तो हम भी इतना ही पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना को। तो ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ना, ये कब से कब तक था? तो ये 1951 से 56 था। और इसकी कोशिश क्या थी कि ये जो भारत में इतनी ज़्यादा गरीबी है ना, इसको हटाना इसकी कोशिश थी। और ये दिया किसने था? तो युवा अर्थशास्त्री थे के.एन. राज, इन्होंने ये योजना प्रस्तुत की थी, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया कि लगभग 2 दशकों यानी कि 20 साल तक हमको क्या करना है, विकास की चाल जो है ना वो हमको धीमी यानी कि स्लो स्पीड से हमको विकास करना है, ऐसा इन्होंने बोला इस प्लान में। इस पर इसमें किन किन चीज़ों पर जोर दिया गया? तो कृषि क्षेत्र पर इसमें जोर दिया गया था, और बांध और सिंचाई के क्षेत्र में भी इसमें इन्वेस्ट किया गया था। बांध बनाए गए, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए गए, उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया। भाखड़ा नांगल जो डैम है वो भी इसी का एक रिजल्ट था। और इस दौरान भूमि सुधार भी किए जाते हैं। और इसका जो बेसिक जो लक्ष्य था ना वो क्या था कि राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का स्तर ऊंचा करना इसका बुनियादी लक्ष्य था, ताकि लोगों का क्या हो सके, लोगों की बचत उनके खर्चे से ज़्यादा हो। ये था फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब हम देखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से 61 तक थी। ये किसके नेतृत्व में तैयार की गई थी? तो ये पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में तैयार की गई थी। नाम याद कर लीजिए, ज़रूर आता है एग्जाम में। और इसमें क्या बोला गया, यहाँ पिछले वाले में बोला गया कि हमें किस पे, एग्रीकल्चर पे फोकस करना है, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि हमें भारी उद्योगों के विकास पर जोर देना है। और इसका मूल मंत्र क्या था कि हमें कैसे कैसे विकास करना है? तेज गति से संरचनात्मक बदलाव लाना है। पहले वाले में बोला गया कि हमें क्या करना है, स्पीड स्लो रखनी है, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि हमको स्पीड फास्ट रखनी है। सरकार द्वारा देसी उद्योगों के संरक्षण के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया गया, ताकि क्या हो सके, निजी और सार्वजनिक उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद मिले। तो सरकार ने क्या किया कि जो भी अपने देश के उद्योग थे ना, जो भी अपने देश के इंडस्ट्री थी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट पर, आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। संरक्षणवाद की नीति, आई होप आप सबको पता होगा उसके बारे में। वैसे मैंने बहुत बार समझाया है कि संरक्षणवाद क्या होता है। जब हम अपने इंडस्ट्रीज़ के प्रोटेक्शन के लिए, जब हम अपने कंपनीज़ के प्रोटेक्शन के लिए बाहर से आने वाली चीज़ों पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं, तो उसको बोलते हैं संरक्षणवाद। इसमें क्या होता है, बाहर से आने वाली चीज़ अपने आप महंगी हो जाती है, तो उनकी उतनी ज़्यादा बिक्री नहीं होती, बल्कि जो हमारे देश के लोग होते हैं वो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे कंपैरेटिवली हमारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो चीपर होते हैं, ठीक है। ओके जी। तो इसमें क्या गया, तो इसमें किया गया बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया गया। लेकिन फिर भी क्या था भाई, जो भारत जो था ना वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से पिछड़ा हुआ था, इसलिए जो टेक्नोलॉजी थी ना वो बाहर के देशों से मंगानी पड़ी थी, जिसमें क्या लगा था, बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा उसमें लगी थी। तो देखा जाए तो खास कुछ हुआ नहीं था। और जो थर्ड था ना आपका, थर्ड 5 ईयर प्लान, वो उसमें भी इसी तरीके की चीज़ें की गई थी। अब मैं आपको बता देती हूँ केरल मॉडल के बारे में। जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि देश के लिए ये सब किया गया। अब ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ केंद्रीकृत ही हो, नियोजन केंद्रीकृत ही हो, पूरे देश के लेवल पे ही हो, वो स्टेट लेवल पे भी हो सकता है। ये हमें केरला में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोशल प्रोग्रेस की गई, ह्यूमन वेलबींग के ऊपर फोकस किया गया यहाँ पे,
केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया उसे केरल मॉडल कहा जाता है। तो इन्होंने जो रास्ता चुना नियोजन का और विकास का, उसी को क्या बोलते हैं, हम केरल मॉडल बोलते हैं। इसमें शिक्षा यानी कि पढ़ाई, स्वास्थ्य, हेल्थ पर, भूमि सुधार पर और खाद्य वितरण और गरीबी हटाने पर जोर दिया जाता रहा। केरल में अगर हम देखें तो पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय थोड़ी कम है, कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ी कम मिलेगी हमको, लेकिन औद्योगिक आधार में तुलनात्मक रूप से भी वो कमज़ोर रहा है। इसके बावजूद अगर हम देखें ना तो वहाँ पे साक्षरता जो है ना वो 100% है। साक्षरता मतलब साक्षरता, यानी कि वहाँ पे लोग ऐसे हैं कि वो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना, अपना नाम वाम लिखना वो सब जानते हैं। वहाँ पे हमें 100% लिटरेसी रेट देखने को मिलता है। अब इसका मतलब आप ये मत समझिए कि वहाँ पे सभी लोग बहुत अच्छे सबने पूरा स्कूल अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ऑल दोज थिंग्स वो सब कंप्लीट किया हुआ है। नहीं नहीं, साक्षरता दर वहाँ पे 100% है, यानी कि वहाँ पे सब थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानते हैं, वो होता है साक्षरता। ठीक है। और वहाँ पे आयु प्रत्याशा भी जो बढ़ी है, मतलब लोग जो है थोड़ा ज़्यादा जीने लगे हैं। और शिशु मृत्यु दर यानी कि जो बेबी होता है वो पैदा होने के बाद जो वो मर जाते हैं, और जो मातृ मृत्यु दर, माताएं जो होती हैं वो बच्चा पैदा करने वक्त जो वो मर जाती है, या फिर उसके थोड़े टाइम बाद वो जो मर जाती है, वो सब भी वहाँ पर कम हुआ है। और वहाँ पे लोग इतना ज़्यादा, वहाँ का बर्थ रेट भी नहीं है, यानी कि उतना ज़्यादा जन्म भी नहीं देते हैं बच्चों को। लोगों को कई ज़्यादा चिकित्सा सुविधा भी मुहैया कराई गई है, यानी कि हेल्थ के ऊपर भी काम किया गया है केरला में। यह प्रयास भी किया गया कि लोग पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर की योजनाओं को भी तैयार करने में शामिल हो सके। तो इस सब के अलावा भी हमको कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि 1987 से 1991 के बीच क्या होता है, सरकार ने नव लोकतांत्रिक नाम से अभियान चलाया। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा ना स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, नव लोकतांत्रिक है ये। और इन अभियानों में विज्ञान और पर्यावरण के मामले में 100% साक्षरता का अभियान शामिल है। इसके अलावा इनका उद्देश्य क्या था, लोगों को स्वयं सेवी नागरिक संगठनों के माध्यम से विकासी गतिविधियों में डायरेक्ट शामिल करना। अब देखो, मैंने आपको प्लानिंग का थोड़ा बहुत बताया कि 5 ईयर प्लान आए हमारे। तो सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा कि भारत ने पूंजीवाद को अपनाया या फिर उसने समाजवाद को अपनाया, सब कुछ प्राइवेट हाथों में रहा या फिर सब कुछ गवर्नमेंट के हाथों में रहा, क्या कैसा हुआ सब कुछ। तो देखिए, भारत ने ना ही तो पूंजीवाद को अपनाया ना ही समाजवाद को अपनाया, ठीक है, बल्कि कुछ पोषण उन्होंने पूंजीवाद का अपनाया और कुछ पोषण उन्होंने किसका अपनाया, समाजवाद का अपनाया। और ऐसे करके हमारी कैसी अर्थव्यवस्था बनती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था बनती है भारत की। यहाँ पे ना तो पूर्ण रूप से पूंजीवाद आप देखने को मिलेगा आपको, ना ही पूर्ण रूप से आपको समाजवाद देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं तो यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल्स भी है, प्राइवेट स्कूल्स है तो सरकारी स्कूल्स भी है। आपने ये चीज़ें नोटिस ज़रूर की होंगी। यही है हमारी इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी। तो निजी हाथों में क्या क्या चीज़ें दी गई, प्राइवेट हाथों में खेती, किसानी, व्यापार, उद्योगों का बड़ा भाग, ये सब निजी हाथों में दिया गया। इसके अलावा गवर्नमेंट के हाथों में क्या दिया गया, भारी भारी जो उद्योग थे, खनिज उद्योग जैसे हुए, उनको गवर्नमेंट के हाथ में दिया गया। व्यापारों का नियमन और कृषि क्षेत्र में हस्तक्षेप, ये सब किसके अंडर रहा, सरकार के अंडर रहा। तो मैंने आपको योजना आयोग के बारे में बताया था जो कि 1950 में बना था, जो कि हमारे भारत के लिए 5 साल का एक प्लान बनाया करता था। अब बाद में ये नीति आयोग में कन्वर्ट हो जाता है, योजना आयोग को हटा दिया जाता है, नीति आयोग आ जाता है इन 2015। तो जो नीति आयोग है ना, नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 में। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री रहते हैं और जो आपका योजना आयोग था उसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही रहते हैं। फुल फॉर्म है इसकी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इसकी फुल फॉर्म है किसकी, नीति की। ओके, भारत सरकार का एक प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक के रूप में ये काम करता है। थिंक टैंक मतलब ये उनके सलाहकार के रूप में एक तरीके से काम करता है। ओके,
और इसका काम क्या है? तो इसका काम है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और सहकारी संघवाद को मजबूत करना, केंद्र व राज्य के लिए रणनीति और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना, ये सब नीति आयोग का काम है। तो ओके गाइज, हमारा चैप्टर अब ख़त्म हो जाता है। और वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना। और हाँ, ये भी बताना मुझे कि आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए, जहाँ हम लगभग 20 मिनट के आसपास हम पूरे चैप्टर को कर रहे होंगे। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर भी आप ज़रूर से ज़रूर कर देना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।